तो स्वागत है आप सभी का इस आलम एकेडमी के नए और लेटेस्ट वीडियो में। इस लेटेस्ट वीडियो और ये जो नया वीडियो है ये बेसिकली 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और इसे और कोई भी देख सकता है, उनके भी फ़ायदे का ही है। तो फिलहाल मैं इसके अंदर जो आज डिस्कस करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संख्या के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं इसी चैनल यानी आलम एकेडमी पर 10th क्लास के सभी विषयों का तैयारी करवाने की कोशिश में लग गया हूँ और इंशाअल्लाह मैं सभी विषय की तैयारी करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए इस आलम एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन दूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देखकर फिर उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। फिलहाल मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे आया हूँ और आप लोग को जैसे कि मालूम है इस चैनल का नाम पहले द बेसिक स्टडी सेंटर था, जो कि इस बार मैं इसको परिवर्तित कर दिया हूँ, मतलब नाम में बदलाव कर दिया हूँ और बिल्कुल नया नाम के साथ मैं नए वीडियो के साथ आप सबके सामने खड़ा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा इस पूरे टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर मैं क्या कवर करूँगा सबसे पहले ये आप लोगों को बता दूँ। के अंदर जो है इस वीडियो के अंदर केवल हम संख्या के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप लोग को बोर्ड के सामने दिख रहा होगा। जैसे कि संख्या पद्धति यानी पूरे नंबर सिस्टम को हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या-क्या हम कवर करेंगे आज। आज सबसे पहले संख्या पद्धति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, उसके बाद दूसरा नंबर पे पूर्ण संख्या, उसके बाद फिर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या जो होगा होल नंबर और उसके बाद पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, उसके बाद फिर जो परिमेय है वो रेशनल नंबर और परिमेय इरेशनल नंबर, फिर अपरिमेय के बाद नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, उसके बाद है 7वां नंबर पे अवास्तविक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, उसके बाद फिर 8वां नंबर है सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या 9वां नंबर है ऑड नंबर और 10वां नंबर पे है अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। 11वां नंबर पे है भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद 12वां नंबर पे है सह अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं और 13 नंबर और आखिरी है जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका इंग्लिश में नाम है ट्विन प्राइम नंबर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इतनी संख्या को आज हम कवर करेंगे। सभी को बारी बारी से एक एक करके समझेंगे, एकदम तोड़ मरोड़ के समझेंगे, इसलिए चिंता नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। मैं हूँ आलम सर और आप देख रहे हैं आलम एकेडमी चैनल। इसके माध्यम से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल हम सभी संख्याओं को बारी बारी से समझ लेते हैं। तो इन सभी को हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से समझाएंगे। तो हमने सभी संख्याओं को बोर्ड पर लिख लिया है और आप लोग देख सकते हैं सभी संख्याओं को हमने लिख लिया है और जितना संख्या यहाँ पे अटा है मैं उतना ही लिखा हूँ। फिर इसके आगे की संख्या को इसको समझने के बाद फिर आगे की जितनी संख्या बची है उन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहली जो संख्या है वो सबसे पहली संख्या है, जैसे कि हम बताए हैं सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो प्राकृत संख्या का हम बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ परिभाषा लिखे हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती किसी को भी अगर बोलिएगा कि मतलब गिनती सुनाइए तो वो आपको एक से ही सुनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, यानी इसके आगे और भी चीज़ हो सकता है। सो ऑफ यानी एक से लेके अनंत तक, यानी ये अनंत तक जा सकता है। तो इन सभी को बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आई होप आप लोगों को पहली संख्या जो है यानी प्राकृत संख्या वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यानी गिनती की जो संख्या है उसके परिवार में शून्य मिलाने पर जो नई संख्या बनती है उसी का नाम होता है पूर्ण संख्या। यानी ये गिनती की जो संख्या है इसके आगे शून्य मिला दिए, शून्य मिलाने पर जो नई संख्या बनी उसी संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी होल नंबर बोलेंगे। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। होल नंबर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। क्लियर?
क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा? उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्या के बाद नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर जो है बेसिकली कहते हैं उसे हैं संख्या रेखा जो है ना उसके ऊपर जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है उन सभी संख्याओं के समूह का नाम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर पड़ता है। ठीक, इंटीजर्स नंबर पड़ जाएगा उसका नाम, यानी संख्या रेखा पर जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। अब ये संख्या रेखा क्या है, पहले इसे समझते हैं। संख्या रेखा के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जैसा बना चुका हूँ, यहाँ पर हम आप लोग को दिख रहा होगा। ये एक संख्या रेखा है जो कि बीच में जीरो होता है और जीरो के दाएं ओर यानी जीरो के दाएं ओर की जो जितनी भी संख्या होती है वो सब धनात्मक होती है यानी प्लस वाली होती है, और जीरो के बाएं ओर यानी इस साइड वाली जो जितनी भी संख्या होती है वो सब ऋणात्मक संख्या होती है यानी माइनस वाली संख्या होती है। आई होप आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि जीरो की इधर वाली सभी में धनात्मक हमने लिखा है और इधर ऋणात्मक लिखा है। इस पूरे सेटअप को बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। और इस संख्या रेखा के ऊपर आपको दो प्रकार की संख्या दिख रही होगी, एक तो धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। इन दोनों संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। आई होप आप लोग को इंटीजर भी समझ में आ चुका होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है -7, 5, 12, -50, -100। आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूर्णांक यानी इंटीजर्स भी समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आया उसके बाद नेक्स्ट है, उसी के नीचे आप लोग को दिख रहा होगा नेक्स्ट, जो कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। चौथा है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और इन रेशनल नंबर के लिए हमने एक सरल शब्दों में परिभाषा लिखा है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है? वैसी संख्या जिसे p बट्टा q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो। q नॉट इक्वल टू जीरो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये लिख तो दिए हम, लेकिन कुछ भी समझ में ना आया पढ़ने के बाद, फिर भी हम समझाने के लिए हैं, यहाँ समझाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है? वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके। तो बट्टा में लिखा हुआ होनी चाहिए, ये पहली शर्त है परिमेय संख्या होने के लिए। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p बाई q यानी बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा हो, जहाँ क्या हो लिखा जा सके, जहाँ p और q यानी बट्टा में जो लिखा होगा उसका जो p होगा और ये जो q होगा नीचे वाला, ये दोनों एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हम पूर्णांक पहले ही बता दिए हैं, अब आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। पूर्णांक संख्या q p बट्टे q के रूप में जो है उसमें p और q को पूर्णांक संख्या होना अनिवार्य है यानी ज़रूरी है। तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो यानी संख्या रेखा पर से वो p और q दोनों आनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ हमने एक और बात लिखा है, q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि q का मान जीरो नहीं होनी चाहिए। q का मान जीरो होने पर यह अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसका परिभाषा नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम परिमेय ना कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर q नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो आप लोग को एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि 5/6 जो है ये एक बट्टा में लिखा गया है, p बट्टे q के जैसा लग रहा है सेम, इसलिए यह परिमेय संख्या होने के लिए एक शर्त को पूरा कर दिया। दूसरा शर्त देखते हैं, ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो p बाई क्यू के रूप में ये लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है p और तथा q पूर्णांक हो, तो p जो है और q जो है यानी p इसका 5 है, q इसका 6 है, ये दोनों ही इस संख्या रेखा पर से ही आया है। और संख्या रेखा पर का सभी संख्याओं की नामे पड़ गया है यहाँ पूर्णांक संख्या, इसलिए यह p और q भी पूर्णांक है, इस पर से आया है तो इसलिए ये पूर्णांक है। साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ साफ दिख रहा है q का मान जीरो तो नहीं है बल्कि 6 है, और जीरो नहीं होनी चाहिए तो जीरो नहीं भी है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में देखते हैं क्या यह परिमेय है, तो बिल्कुल समझ में आप लोग को भी आ रहा होगा। यहाँ से -7 p है और q 3 है, जो कि ये दोनों संख्या रेखा पर से आई हुई संख्या है, इसीलिए यह भी एक p बाई q के रूप में लिखा है, और p और q पूर्णांक भी, या q नॉट इक्वल टू जीरो भी, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, उसके बाद 12/6 इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ अलग सा लिख दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखे हैं। क्या इसके बारे में सोचा जाए यह परिमेय संख्या होगी? तो बिल्कुल यह भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग एक
लिख सकते हैं। तो ये एक बट्टा के रूप में अभी आ गया और पी और क्यू ये पूर्णांक भी है और इस पर से आया भी है, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यह 7वीं परिमेय संख्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 7वीं परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां नंबर संख्या जो है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आपको अगर परिमेय समझ में आ गया तो अपरिमेय भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये सभी बात के लिए तैयार रहता है, यानी यस बोलता है, और इसमें सभी बात के लिए नो बोलता है, यानी जहाँ जहाँ ये हाँ बोला है वहाँ वहाँ ये ना बोलेगा। देख लेना, दोनों एक जैसा ही परिभाषा है। वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके बोला गया है, यहाँ देख रहे होंगे, वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके बोला गया है। लेकिन इसमें अपरिमेय में क्या बोला जाएगा कि वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, के रूप में न लिखा जा सके, यानी न लिखा जा सके, यानी ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखे जाने वाले को परिमेय बोलेंगे, आई पी बट्टे क्यू के रूप में न लिखे जाने वाले को अपरिमेय बोलेंगे। उसके बाद बताया गया यहाँ कि पी तथा क्यू, परिमेय संख्या में पी तथा क्यू क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक, पी तथा क्यू क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या में बताया गया है कि पी और क्यू पूर्णांक ना हो, पी और क्यू क्या ना हो? पूर्णांक ना हो। सेम इसी तरीके से परिमेय संख्या बोला गया है क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बताया गया अपरिमेय में क्यू इक्वल टू 0 हो, मतलब क्यू का मान 0 होनी चाहिए, तभी अपरिमेय कहलाएगी। ये दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेट है, इसलिए ये समझ गए तो ये भी समझ जाइएगा। आई होप यह भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक ना हो और क्यू इक्वल टू 0 हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, यानी वही परिमेय संख्या कहलाती है। अब कुछ समझ में अगर ना आया तो हम एग्जाम्पल देती हैं, यहाँ एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे में है 0 और इसका मतलब होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है। वैसे संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो बट्टा में तो दिख रहा है लेकिन नीचे में 0 लिखा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे में 0 लिखने से क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए यहाँ से अपरिभाषित हो गया, इसलिए ये पी बाई क्यू ग्रुप में है ही नहीं, ये यहीं पर हो गया अपरिमेय संख्या। पाई जो है ये एक बहुत ही फेमस संख्या है, एक फेमस है चीज है, इसको बहुत लोग जानते हैं, और ये एक अपरिमेय संख्या है जिसे आपको याद करना है। √2, रूट की के अंदर में जितनी भी वैल्यू होती है उसे हम परिमेय कब कहेंगे, अपरिमेय कब कहेंगे, इसके लिए हम थोड़ा हिंट करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जिस भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो उसका वर्गमूल वही संख्या हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट के अंदर फंसा गया है। जैसे कि 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए रूट से बाहर जो निकालेंगे तो वो निकलेगा 2, और जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए उसे बोलेंगे परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। और जो संख्या रूट के अंदर ही रह जाए उसे बोलेंगे अपरिमेय। जैसे फॉर एग्जांपल √2, कभी भी √2 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकल ही नहीं सकता, यह किसी भी संख्या का स्क्वायर है ही नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग है ही नहीं, इसलिए यह रूट में ही रह जाएगा। और इसके जैसा जितनी भी संख्या होगा जो रूट में ही रह जाता है उसे हम हमेशा अपरिमेय संख्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या उसे कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल में भी दिया है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, कंप्लीटली यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। √5 दे दिए हैं, आप इसके जैसा और भी ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये क्या बात लिख दी हम, 3 प्लस का √2, तो आपको इसके बारे में हम बता देते हैं कुछ हिंट। जैसे कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है, कोई भी अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं किसी अपरिमेय संख्या को, किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो आंसर जो मिलता है वो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या पूरे परिमेय को ही अपरिमेय बना देता है योग के क्रम में। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से ये 3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, और जब जुड़ रहा है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये क्या लिख दिए, यहाँ देख रहे होंगे आप, 9/7 - 7, जो कि नीचे का हल अगर हम करें तो नीचे का आ जाएगा, 7 में से 7 गया, नीचे आ जाएगा 0, ये फाइनल हो जाएगा 9/7।
0 जो कि एक अपरिभाषित है और यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय यह नहीं हो सकता, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। हमने पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए परिमेय संख्या को पढ़ा है, अपरिमेय नहीं लिखा जा सकता। साथ ही साथ अपरिमेय में क्यों 0 होनी चाहिए, तो 0 है और इसी अनुसार यह एक अपरिमेय संख्या को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आप लोग को अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और छठे नंबर संख्या पर, जो कि हमारे 10th क्लास मैथ का टॉपिक है। यह एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? छठा नंबर में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? तो जो परिमेय पढ़े हैं और अपरिमेय पढ़े हैं, इन दोनों को अगर हम किसी एक कटोरा या एक झोला में रख देते हैं तो उसके बाद जो नई संख्या का इजाद होता है यानी निर्माण होता है, उन संख्याओं का नाम पड़ जाता है वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक मार्कर लाल है जो कि परिमेय है और ये एक अपरिमेय जो कि ब्लैक है। इन दोनों को हम अगर किसी एक झोला के अंदर या एक थैली के अंदर रख देते हैं तो उस थैली का नाम आज से, जब से हम रखेंगे, जिस दिन से रखेंगे उसी दिन से उस थैली के अंदर की सारी संख्या की नाम पड़ जाएगा वास्तविक संख्या। आई होप आप लोगों को वास्तविक संख्या समझ में आया होगा। यहाँ पर हम वास्तविक संख्या का परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार लिखे हैं, जैसे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह मतलब ग्रुप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दिया है, जैसे कि 5/4 ये एक परिमेय संख्या है जो कि वास्तविक संख्या के अंदर आता है, और ये पाई एक अपरिमेय संख्या, ये एक वास्तविक संख्या के ये भी अंदर आता है। इसीलिए परिमेय और अपरिमेय सभी को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद वास्तविक का सेम उल्टा भाई दिख रहा होगा, अ लग गया है, बस अवास्तविक, सेम परिमेय का उल्टा अपरिमेय जैसा हाल है इसका। ठीक, जैसे वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय के समूह को बोलेंगे वास्तविक संख्या, और अवास्तविक संख्या जो है, इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर उसे कहेंगे। जैसे कि वैसी संख्या जो न परिमेय हो और न अपरिमेय हो, यानी वास्तविक संख्या के अलावा जितनी भी संख्या बचा दुनिया में, उन सभी संख्याओं को हम रख देंगे इमेजिनरी नंबर में, यानी काल्पनिक संख्या इसको कह सकते हैं, जिसका कोई एग्जिस्ट फॉर्म नहीं नजर आता है। समझ में आया? जैसे कि इमेजिनरी नंबर जैसे -√5, -√50, ETC एक्सेट्रा। आई होप आप लोगों को यह सभी संख्याएं समझ में आ गई होगी। अगर इतना तक आप लोगों को समझ में आया है तो इसके आगे की संख्या को हम बोर्ड पर लिखेंगे, फिर इसके आगे का संख्या को फिर हम इसी तरीके से समझाएंगे। आई होप यहाँ तक में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ से 1 से लेकर 7 तक संख्या हमने बताया, और इन सातों संख्या के बाद बाकी की जो संख्या है उन सभी संख्या को हम बोर्ड पे लिखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ। तो फाइनली हम लोग, जैसा कि हम लोग जैसा कि हम लोग 1 से 7 तक के सभी संख्या को देख चुके थे और उसके आगे की सारी संख्या को हमने बोर्ड पे लिख लिया है। अब इसके आगे की सारी संख्या को हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला संख्या है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। 8वां नंबर पे जो है, 7वां तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और 8वां नंबर पे जो है सम संख्या है, जिसे इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? तो बहुत ही सरल शब्दों में हमने परिभाषा लिखा है। जैसे ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ETC, और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहेंगे। अब 2 से जो कट जाता है उसे हम सम संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो ऐसा संख्या जिसको 2 लोगों में बांटने में विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम 4 आम खरीद के लाते हैं और उसको 2 लोग में विभाजित करना है, 2 लोग में बांट के देना है, तो 2-2 करके हम दे देंगे, किसी तरह का विवाद नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जब विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मसला ना आया, इसलिए इसे हम सम संख्या कहेंगे। अपने भाषा में हम समझा दिए हैं। बाकी हमने परिभाषा तो लिख दिया है, उस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ETC, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 सब भी आ सकता है। ये सब हो जाएगा।
जाएगी। तो इसके अंदर फिर इंपॉर्टेंट बात हमने याद करने वाली ये बताए हैं, यहाँ लाल मार्कर से लिख दिए हैं कि सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। क्या चीज़ होती है? 2, क्योंकि 2 से आगे जो है ना, 2 से पहले कोई 2 से छोटी कोई सम संख्या ही नहीं होती है। 1 जो आता है वो एक सम संख्या नहीं है, इसके अंदर विवाद हो जाएगा। अगर 1 आम है, 2 लोग को बाँटना है तो वहाँ पे झगड़ा मसला आ सकता है। इसलिए 1 ना तो सम है, एक सम नहीं है बल्कि विषम है, वो हम अगला संख्या में पढ़ लेंगे, ठीक? तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो गई याद करने वाली कि 2 एक सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से ना कटे यानी जो इसके बीच का होगा, इससे पहले 1 था, उसके बाद 2 को छोड़ देना, 2 के बाद 3, यानी इसके बीच-बीच वाली जो भी संख्या बची ना, 1, 2, 2 तो सम हो गया, 3, 4 सम है 5, 6 सम है 7, 8 सम है 9, 10 सम है 11, इस तरह से बीच वाली जो जितनी संख्या बची ना उस सबको विषम संख्या कहेंगे। और इन सभी संख्याओं के बीच में विवाद हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो हम 9 को ले लेते हैं, 9 ले लिए तो 2 लोगों में बाँटना है तो 4-4 तो बाँट देंगे 8-8, 4-4 में दोनों हो जाते हैं 8 4 4 8 8 को तो बँट गया, लेकिन 1 जो बचा उसके लिए दोनों में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए ये एक विषम संख्या है। समझ में आ गया होगा? सम विषम समझ में आया तो सम विषम के बारे में भी हम यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट लिख दिए हैं। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो 1 होती है, उससे छोटी 0 होती है जो कि विषम नहीं है। इसलिए हम सम संख्या में सबसे छोटी 2 को याद कर लेते हैं और विषम संख्या में सबसे छोटी 1 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको सम और विषम संख्या, इवन और ऑड नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्या, जिसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे 10th के सिलेबस के अनुसार, तो इसलिए इसको रूढ़ संख्या, दूसरा नाम में इसको रूढ़ संख्या देते हैं और इसका इंग्लिश में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं यानी, और रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड का क्या मतलब है? ऐसा संख्या जो केवल एक और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम यहाँ और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो 2 है वो 1 से तो कटबे करेगा और साथ में साथ 2 अपने आप से कटेगा। उसके अलावा अगर किसी से कटता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कटेगा ही नहीं, 2 और 1 के अलावा ये 2 किसी से ही नहीं कटेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड आया। इसी तरीके से 3 को भी अगर देखा जाए तो 1 और 3 जो है खुद यानी स्वयं से कटेगा, यानी 1 और 3 ही 2 ही गुणनखंड आया। इस तरीके से 5 का भी 1 और 5 आ जाएगा और इस तरीके से 7 का भी 1 और 7 आ जाएगा। और आई होप आप इससे ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या किसे कहेंगे? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जो 1 से और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना विभाजित हो। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर भी हमने नोट लिखा है, नोट करके एक रेड मार्कर से हमने समझाया है। यहाँ पे ये समझाया कि सबसे जो छोटी अभाज्य यानी रूढ़ संख्या है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और 2 एक यूनिक संख्या है। क्यों यूनिक है? इसको हम अभी बताते हैं। क्योंकि यह 2 जो है एक छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, साथ ही साथ सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या भी है। यानी अभाज्य संख्या में कोई भी ऐसी संख्या आपको ना मिलेगा जो सम मिलेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है जो सम हो। लेकिन सिर्फ एक ऐसी संख्या 2 है जो अभाज्य होने के साथ-साथ सम भी है। यानी ये यूनिक है कि नहीं है? सबसे छोटी संख्या है और साथ में ये सम भी है। सम होने के बाद साथ ही साथ ये एक अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो समझ में आया आपको? यह एक यूनिक संख्या है। यूनिक का मतलब समझ में आ रहा होगा, सबसे छोटी अभाज्य में भी सम है। इसके अलावा कोई भी सम नहीं होता है अभाज्य संख्या में। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के दूसरा उसके बाद 11 नंबर पे। 11 नंबर पे दिया गया है भाज्य संख्या। भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं और उसका दूसरा नाम भी दिया गया है यहाँ पर यौगिक संख्या। क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है यौगिक या रूट पूछ देता है। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। रूट में यौगिक लगा दिया, यौगिक में रूट लगा दिया, कंफ्यूजन में चला जाता है। अगर अभाज्य पूछे तो बता देते हैं, रूट पूछ ले तो हेरा जाता है। इस तरीके से इसलिए हम यहाँ पर दोनों नाम को यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसका एक मानी 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर 2 ही गुणनखंड हो केवल तो वो भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य हो जाएगा, यानी रूढ़ हो जाएगा। और केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए तो उसे हम उसका अलग वाला भाज्य, जैसे कि यहाँ पर भाज्य संख्या भाज्य बोलेंगे। समझ में आया? यानी अभाज्य किसे बोलेंगे? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। और भाज्य किसे बोलेंगे? यानी यौगिक किसे बोलेंगे? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। फॉर एग्जांपल 4 को अगर हम काटें तो 4 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4 होता है और 4 स्वयं मतलब 4 से भी कटेगा। इसलिए यहाँ से 2 से अधिक आ गया, 3 गो आ गया, जो कि ये अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या आएगी। क्योंकि ये 3 आ गया, इसलिए जहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 3 गो गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है। इस तरीके से और भी एग्जांपल हमने दे दिया है और इसके अंदर भी हमने नोट करके लिखा है रेड मार्कर से। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे छोटी भाज्य यानी यौगिक संख्या जो होती है वो 4 होती है। ये इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम में आता है। समझ में आया? तो सबसे छोटी भाज्य यानी यौगिक संख्या जो है वो 4 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या नेक्स्ट क्या है? सह अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो को प्राइम नंबर के लिए भी हमने परिभाषा लिख दिया है, प्राकृत संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मॉस यानी HCF, बचपन में पढ़ेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कितना हो? 1 हो। उसे क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। बच्चे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं कि क्या गलती करते हैं। प्राकृत संख्या का ऐसा जोड़ा लेना है और बच्चे समझते हैं कि कोई भी ऐसा यहाँ पर अभाज्य लगा हुआ है ना, अभाज्य लगा है ना यहाँ पे, तो सब समझते हैं कि अभाज्य संख्या का ही जोड़ा ले लेना है और उसका ही मौसो 1 आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप प्राकृत संख्या में 1 से लेके अनंत तक 1 से लेके स्टार्ट जो होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, अभी पहला नंबर पे वही था। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या का जोड़ा लेना है, समझ में आया? प्राकृत संख्या का जोड़ा लेना है और कोई ऐसा जोड़ा लेना है जिसका एचसीएफ दोनों में का आ जाए, 1 आ जाए। या हम इसको ये भी कर सकते हैं, जो 1 के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड दोनों में ना मिले, 1 के अलावा दोनों में कॉमन यानी कॉमन जो गुणनखंड मिले, वो केवल 1 मिले, उसके अलावा कोई ना मिले, उसे ही हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या। समझ में आया? यहाँ से सहभाज्य संख्या भी आप लोग को आई होप क्लियर हो चुका होगा। सहभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर 5 और 9 में बात किया जाए तो 5 को अगर खंड में तोड़ते हैं तो 1, उसके बाद 5 में टूटेगा, 9 को तोड़ेंगे तो 1 और 9 में टूटेगा। इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, यानी दोनों में कॉमन आया 1, यानी एचसीएफ हो गया 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया, यानी एचसीएफ जो आया, मौसा जो आया, वो 1 आया। इसीलिए यहाँ पर यह एक, ये जो 5,9 है, यह जो संख्या का जोड़ा है, यह संख्या का जोड़ा एक सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। कंप्लीट समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ तक कि 5 और 9 जो है, 5,9 यह एक सहअभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। यह कौन वाला है भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा मतलब जोड़ा होगा, इससे समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल सही में जोड़ा होगा। उसके बाद अभाज्य लगा है तो अभाज्य संख्या का होगा, बिल्कुल अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का ही जोड़ा होगा जुड़वा अभाज्य संख्या में। ध्यान से समझना इसकी परिभाषा को। अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। अंतर का मतलब होता है घटाव, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। जिसका अंतर 2 आए उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 5 और 7। 5 तो एक अभाज्य है और 7 भी एक अभाज्य है। इन दोनों का अगर अंतर करते हैं तो अंतर जो आता है वो 2 आता है, चाहे -2 या +2 है, उससे मतलब नहीं है। अंतर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर? 2 आ रहा है। तो इसलिए 5 जो 7 है, यह एक ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 13,11, 13,11 बोलो या 11,13 बोलो, यह भी एक जोड़ा एक जो है सो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी अगर अंतर करते हैं 13 - 11 करते हैं तो यहाँ पर से हमको 2 मिल जाता है, इसलिए यह भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को इतना तक जितना भी हम बताए हैं, 13 संख्या बता दी अभी तक, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। समझ में आया? उसके बाद हम करते हैं क्या कि आप लोग को जितना भी संख्या हम बताएं, इन सभी संख्या को आपको माइंड में रिवीजन करना है और इसको हमेशा एक न एक बार देखते रहना है, ताकि दिमाग में रहे। और वैसे तो हम बहुत ही सरलतापूर्वक से बता दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर कठिन शब्दों का हमने प्रयोग ना किया है जिससे आपको समझ में ना आए। बहुत ही अपने ही अंदाजों में हमने समझाया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिसको संख्या के अंदर प्रॉब्लम है, संख्या पद्धति के अंदर दिक्कत है, और ऐसे दोस्तों तक पहुँचाए जिसको समझ लीजिए कि पढ़ने में असुविधा होती है, यानी सुविधा न मिल पाती है पढ़ने की, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनको भी संख्या के इस टॉपिक को, यानी संख्या पद्धति नाम के इस टॉपिक को क्लियर कर ले वो भी, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। तो यहाँ तक जितना भी बताया गया, आई होप इसको आप दिमाग में याद रखिएगा। उसके बाद ये मेरा सबसे पहला वीडियो था 10th के सिलेबस के मैथ का, और जिसका नाम था संख्या पद्धति नाम है, और मैं इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जो कि सीधे चैप्टर पे रहेगा, 10th क्लास के चैप्टर पे रहेगा, पहला चैप्टर में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल का, और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है सबका आपको लाभ मिल सके। और तो फाइनली जितना भी बात बताया गया था वो सभी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितना भी बात अपने इसके अंदर समझा है उन सभी बात को दिमाग में याद रखिएगा, और एग्जाम के अंदर आने वाले ऑब्जेक्टिव को ताबड़तोड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी बात बताया गया है उसे बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी 10th क्लास के चैप्टर 1 मैथ चैप्टर 1 के साथ मिलते हैं। आप लोग इंतजार करिएगा जरूर। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से सभी संख्या पद्धति को कंप्लीट करा दिया गया है। तो आज का ये सिलेबस मेरा संख्या पद्धति पे था, और आई होप आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। कितने तरह की संख्या है और भी है, लेकिन हमने उतना हम लोग आप लोग के सिलेबस के अनुसार जितना था उतना हमने आपके सामने शेयर किया बात, और इससे भी अधिक है, लेकिन उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपको लोगों को। तो इतना समझ लिए हैं, जितना भी 13 नंबर संख्या तक बता दिए हैं, इन सभी संख्या को आप ध्यान में रखिएगा, और आने वाले जो मैथ है, यानी आने वाले जो परीक्षा है 10th मैट्रिक का, इस मैट्रिक परीक्षा के अंदर ताबड़तोड़ ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, एक और बात बता देते हैं जाते-जाते, वो यूनिक संख्या नहीं भूलना है। यूनिक संख्या किसे, मतलब जो हमने अभी बताया, यूनिक संख्या किसे, यानी कौन का नाम हमने यूनिक संख्या दिया, तो ये 2 का। क्यों यूनिक दिया भाई? तो क्योंकि पूरे अभाज्य संख्या के परिवार में कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो सम है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ-साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और यह सम संख्या भी है, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए यह एक यूनिक संख्या है, इसे मत भूलिएगा। यह बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी बातें। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि उसे भी इस वीडियो से लाभ मिले, और इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खुश रहे,
स्वस्थ रहे और इस आलम एकेडमी नाम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें और इसका सपोर्ट करें। थैंक यू।